आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहित्य को समाज का प्रतिबिंब माना गया है, अर्थात समाज का पूर्ण रूप साहित्य में प्रतिबिंबित होता रहता है। अनादिकाल से साहित्य अपने इसी धर्म का पूर्ण निर्वाह करता चला आ रहा है। वह समाज के विभिन्न रूपों का चित्रण कर एक ओर तो हमारे सामने समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और दूसरी ओर अपनी प्रखर मेधा और स्वस्थ कल्पना द्वारा समाज के विभिन्न पहलुओं का विवेचन करता हुआ यह भी बताता है कि मानव समाज की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और विकास के लिए कौन सा मार्ग उपादेय है। एक आलोचक के शब्दों में कवि वास्तव में समाज की व्यवस्था, वातावरण, धर्म, कर्म, रीति नीति तथा सामाजिक शिष्टाचार या लोक व्यवहार से ही अपने काव्य का उपकरण चुनता है और उसका प्रतिपादन अपने आदर्शों के अनुरूप करता है। साहित्यकार उसी समाज का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह जन्म लेता है। वह अपनी समस्याओं का सुलझाव, अपने आदर्श की स्थापना अपने समाज के आदर्शों के अनुरूप ही करता है। जिस सामाजिक वातावरण में उसका जन्म होता है उसी में उसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास भी होता है। अतः यह कहना सर्वथा असंभव और अविवेकपूर्ण है कि साहित्यकार समाज से पूर्णतः निरपेक्ष या तटस्थ रहकर साहित्य सृजन करता है। वाल्मीकि, तुलसीसूर, भारतेंदु, प्रेमचंद आदि का साहित्य इस बात का सर्वाधिक सशक्त प्रमाण है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही साहित्य सृजन करता है। समाज की अवहेलना करने वाला साहित्य क्षणजीवी होता है। मानव का कला या साहित्य सृजन के प्रति उन्मुख होना उसके इंद्रिय बोध का परिणाम रहा है। रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के इंद्रिय बोध मानव और पशु दोनों में ही विद्यमान है, परंतु आज मानव में पशु की अपेक्षा अधिक मात्रा में एक विशिष्ट गुण होता है, विवेक के द्वारा उसने सामाजिक जीवन का विकास और अपने इंद्रिय बोध का परिष्कार किया है। समाज व्यवस्था बदलने के साथ साथ मनुष्य का इंद्रिय बोध विचार और भावों की अपेक्षा स्थायी रहता है। भाव और विचार दोनों ही साहित्य के मूल आधार हैं। इनका उद्गम और परिष्कार सामाजिक परिवेश में ही संभव होता है और समाज से कटक निरपेक्ष रहने पर नहीं। अब दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, इंद्रिय बोध कौन सा समास है। आपको आपके 4 विकल्प दे रखे हैं। आपका पहला विकल्प दे रखा है अव्ययी भाव समास, दूसरा विकल्प दे रखा है तत्पुरुष समास, तीसरा विकल्प आपको दे रखा है कि कर्मधारय समास, और जो आपका घा विकल्प दे रखा है वह दे रखा है, माफ कीजिएगा, गा विकल्प आपका द्वंद्व समास है और जो आपका घा विकल्प है वह है कर्मधारय समास। तो दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प होगा जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम इंद्रिय बोध की बात करें, इंद्रिय बोध का जब भी हम समास विग्रह जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंद्रियों का बोध। इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इंद्रियों का बोध। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो का है वो कैसा है, वो एक कारक चिन्ह की तरह प्रयोग में ला रहे हैं। कारक चिन्ह है और कारक चिन्ह का प्रयोग किस समास में करते हैं, आइए थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, कारक चिन्ह का जो प्रयोग है वो किस समास में होता है, वो आपके तत्पुरुष समास में होता है। किस में होता है, आपके तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। और इसकी पहचान दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगर हम इसकी अन्य पहचान की बात करें तो इसमें जो दोस्तों उत्तर पद होता है वो क्या होता है, प्रधान होता है। मतलब यहाँ पर जो दूसरा पद होता है वो होता है प्रधान। अब देखिए यहाँ पर इंद्रिय बोध, तो यहाँ पर जो दूसरा पद दे रखा है बोध, मतलब क्या, किसका बोध, इंद्रियों का बोध। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या है, प्रधान है। यहाँ पर बीच में कारक चिन्ह का भी लोप हुआ है, इस कारण से यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए थोड़ा सा अन्य विकल्पों की भी चर्चा कर लेते हैं। जो आपका अव्ययी भाव समास दे रखा है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। इसमें प्रथम पद आपका अव्यय होता है। ये आपकी पहचान अव्ययी भाव समास की हो जाती है। अब दोस्तों, हम आगे अन्य देखते हैं। यहाँ पर जो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास की पहचान ये होती है कि जो शब्द होते हैं या पदों के बीच में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों, आइए कर्मधारय समास में देखते हैं। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें उपमान, उपमान और उपमेय तथा विशेषण तथा विशेष्य में संबंध होता है। विशेषण और किसमें संबंध बताया जाता है, विशेष्य में।
तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो दोस्तों इस कारण आपने देखिए तीनों विकल्पों को सॉल्व कर लिया और जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? खा विकल्प तत्पुरुष समास। जो हमको ये दे रखा है इंद्रिय बोध, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप लोग को आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।